भंवरकुआं का जो भंवर है इंदौर में, कई अधिकारियों के सपने को निगल चुका है। तो आपका क्या नजरिया है इस मुद्दे पर? क्या बीकॉम का सिलेबस और ये जो एमपीपीएससी में टैक्सेशन का आपका जो पेपर हुआ, क्या उसमें सिमिलरिटीज थी? सोशल मीडिया को आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आजकल रील्स का जमाना है, रील देखने बैठे तो घंटों बिता दिया। तो आपने अपने आप को कैसे इसको स्टॉप किया? आपने कैसे इसको समायोजित किया? कौन कौन से ऐसे कौशल हैं जो विद्यार्थियों के अंदर होने चाहिए यदि वो एमपीपीएससी से टैक्सेशन असिस्टेंट बनना चाहते हैं? एक सब्जेक्ट की 5 अलग अलग बुक को पढ़ा जाए या एक बुक को 5 या एक नोट को 5 बार पढ़ा जाए? सिलेक्शन के लिए कितने घंटे जरूरी है? सिविल की जब आप तैयारी कर रहे थे, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि अब नहीं हो रहा है, छोड़ देता हूं? क्या कभी वो ऐसा पल आया कि धीरज जो है आपका टूटने लगा? और उन पलों में आपने अपने आप को कैसे संभाला? मतलब ऐसा माइंडसेट हो गया था कि अब नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा को मतलब आई विल गिव अप एंड आई विल ट्राई अदर फील्ड्स। तो सर यह ऐसा दौर भी आया था जब मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हुआ था। संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एमपीपीएससी उत्कृष्ट केस यूट्यूब चैनल पे। और आज मेरे सामने उपस्थित हुए हैं सौरभ परमार जी, जिनका एमपीपीएससी में टैक्सेशन असिस्टेंट की पोस्ट पर चयनित हुए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले ये बताइए, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जो आपने सपना देखा था अगर वो पूर्ण होता है तो फिर उसके लिए मतलब एक ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत ही मोटिवेटेड होते हो आप, और इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता सर। जैसे हर विद्यार्थी से बचपन में पूछा जाता है, मेरे से भी पूछा गया था, आपसे भी पूछा गया होगा कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। और चूंकि हर विद्यार्थी से पूछा ही जाता है, तो कैसा लग रहा था उस समय और आज कैसा लगता है? सर जैसा कि आप हर बच्चे के मन में कुछ सपना होता है, और जब मैंने भी सोच लिया था कि मुझे सिविल सेवा में ही आना है, और जब आप जो सपना देखते हैं और जब वो पूर्ण होता है तो सर उसकी अनुभूति अलग ही होती है। आपने जो सपना देखा था, अब जो आप लाइफ आपने सोची थी कि आप जियोगे और अब आप जी रहे हो, तो सर उसके लिए बहुत ही एक अलग ही फीलिंग रहती है। आपकी फैमिली का आपके लाइफ, आपके सिलेक्शन में कैसी भूमिका रही? सर ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, मेरी फैमिली, क्योंकि मेरे बड़े भैया, मेरे माता पिताजी मुझे प्रत्येक समय सपोर्ट करते थे। जब भी मैं डिमोटिवेटेड होता था तो मेरे बड़े भैया से मैं जाके एज अ दोस्त की तरह पूछ लेता था कि आज मेरा ऐसे इच्छा नहीं हो रही है या मैं डिमोटिवेटेड, तो मुझे वो पुश करते रहते थे। तो वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि परिवार की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, और हमेशा से हर परिवार बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना ही चाहता है। आपकी तैयारी में कोचिंग, सेल्फ स्टडीज, ग्रुप स्टडीज क्या इंपॉर्टेंट रोल निभा पाई? यस सर, जैसा कि मैं तैयारी कर रहा था तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से और एज वेल एज कोचिंग का भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट लेना पड़ता है, तो दोनों का ही मेरे इसमें हेल्पफुल रहा है। अगर कोचिंग की बात की जाए तो सर अगर आप कोचिंग में अगर जा रहे हो तो आपको एक निरंतर आपको जो समय है वो देना पड़ता है, और आप जब एक हेल्थी कंपटीशन में निर्माण होता है और वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और लगातार देखा भी जा रहा है कि कंटिन्यू एग्जाम का पैटर्न टफ होता जा रहा है, हाई होता जा रहा है, तो कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। और एज अ सर मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर अभी व्यक्ति जो बच्चा है प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे सर दोनों का ही एज अ लाभ लेना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है जैसे उत्कर्ष फैमिली का ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो MCQ सीरीज लाते हैं और MP के जो कुछ टॉपिक्स है, तो सर वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं। आप अगर उनको सही तरीके से अगर यूज करेंगे तो निश्चित ही सर एक अच्छा पेपर। बिल्कुल सही कहा है सर ने कि लगातार आप देख सकते हैं कि एमपीपीएससी उत्कर्ष में डेली हर सब्जेक्ट के एमपीपीएससी से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट के MCQs हो, मुख्य परीक्षा से रिलेटेड हो, हर चीजें उपलब्ध हैं। आप मध्य प्रदेश के किसी भी कोने पर बैठे हो, आपके लिए हर चीजें उपलब्ध हैं निःशुल्क रूप से। बस उस व्यक्ति की तलाश है, उस व्यक्ति को चाहिए कि बस जुड़कर आगे बढ़ते रहे। और ऐसा देखा जाता है सौरभ जी कि भंवरकुआं का जो भंवर है इंदौर में, कई अधिकारियों के सपने को निगल चुका है। तो आपका क्या नजरिया है इस मुद्दे पर? सर ये बिल्कुल सत्य बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई विद्यार्थी बाहर से आ रहा है तो वो मुख्यतः जो हमारा हब है भंवरकुआं प्रिपरेशन का, वो वहीं आता है। बट जब वो आता है तो सर उसकी जो लाइफ की स्टाइल है वो यहाँ पे आके चेंज हो जाती है। जो वो वहाँ पे जो उसका माहौल रहता है, वो जो यहाँ माहौल रहता है, दोनों में बहुत परिवर्तन रहता है। जब वो यहाँ आता है तो कुछ नई नई चीज़ें भी सीखता है,
और जब वो इसी दिशा में सर जब नई नई चीज़ें सीखता है तो कुछ गलत डायरेक्शन में भी चला जाता है। जैसे आज अगर देखा जाए तो सर जो भोला राम है वहाँ पे कितने ही व्यक्ति ऐसे ही घूम रहे हैं, समय खाली अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि जिस हम सपने के लिए आए थे वो पूर्ण करना चाहिए। ऐसा जब आप अगर ये ऐसा समय निकाल रहे तो आपके माता पिता जिन्होंने आपके लिए इतना संघर्ष करके आपको यहाँ भेजा है, आप वो भी उसको फुल नहीं कर पा रहे हो। तो ये बिल्कुल सही है कि सर भंवर कुआं में आते हैं तो सर कुछ ना कुछ भंवर में फंस ही जाता है, बट हमें एट द एंड हमें अपने माता पिता का और हमें सेल्फ मोटिवेट भी होना चाहिए कि हाँ कुछ ऐसा एक निश्चित समय निकाल लेना चाहिए कि कुछ भी ज़रूरी रहता है। एज अ ह्यूमन नेचर हमें भी कभी कभी घूमने जाना रहता है, दोस्तों के साथ समय बिताना रहता है, बट अगर इन दोनों में अगर हम संतुलन बना के रखें तो सर निश्चित ही। बिल्कुल सही कहा है कि आपको खुद से मोटिवेट रहना है कि हम किस परिस्थिति से आते हैं, हमारे लिए क्या जरूरी है, क्योंकि किसी और व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता, आप ही अपने घर की परिस्थितियों को जरूर समझ सकते हैं। सिलेक्शन के लिए कितने घंटे जरूरी है? सर जैसा मेरा मानना है कि घंटे मायने नहीं रखते हैं। अगर आपके लिए आपने एक सपना देख लिया है और अगर आप जो सपने के पीछे अगर आपकी मेहनत लगा रहे तो फिर हम वहाँ घंटे नहीं देखे जाते। आप अपना एफर्ट डालिए और ऐसा नॉर्मली हमें देखना चाहिए कि घंटे के हिसाब से अगर पढ़ा जाएगा व्यक्ति तो सिर्फ वो एक रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, इसी माइंडसेट में रह जाएगा। मैंने आज आप बस अपना एक एम बना लीजिए कि आज मुझे इतना तैयारी करनी है, आज मुझे ये इतने सब्जेक्ट पढ़ने, इतने टॉपिक ये पढ़ने। अगर आपका टॉपिक पूर्ण नहीं हो रहा है तो फिर जब आप नाइट में सोएं तो आपको ये खटकना चाहिए कि मेरा ये एज अ टॉपिक नहीं छूटा है। तो कल जब आप पढ़ेंगे तो उसको एज अ बर्डन लेके आपको एज अ उसको बिल्कुल सही कहा है। और कई हमारे सामने पुराने ऐसे कई हमारे देशभक्त ऐसे लोग रहे हैं जो इस फील्ड में काम भी किया। यस सर, मैं बिल्कुल इस मामले में कलाम जी का मैं इनपुट करना चाहूँगा कि सपने वो नहीं होते जो रात में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो दिन में देखे जाते हैं और उनके लिए आपको निरंतर प्रयास करना है। बिल्कुल सही कहा है आपने, कलाम साहब को यहाँ पर लिया कि भाई ऐसे उदाहरण बिल्कुल भारत देश में भरे पड़े हैं। बस जरूरत है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, उस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ते रहें। एक टैक्स असिस्टेंट होने के नाते या कर सहायक होने के नाते कौन कौन से ऐसे कौशल हैं जो विद्यार्थियों के अंदर होने चाहिए यदि वो एमपीपीएससी से टैक्सेशन असिस्टेंट बनना चाहते हैं? सर जैसा कि जो टैक्सेशन असिस्टेंट पोस्ट है उसके लिए बैचलर ऑफ कॉमर्स मांगा गया था। तो अगर जो बेसिक कौशल है, अगर आप ग्रेजुएशन के समय ही अगर आप सही तरीके से अपना सिलेबस को पूर्ण कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट पे अगर आपने अच्छी कमांड कर ली है तो वो आपको कहीं ना कहीं एज अ पोस्ट में और एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहता है। क्योंकि आजकल सर देखा गया है कि कॉलेज में बच्चे सर पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम करते हैं बट पढ़ाई नहीं करते। अगर आप कॉलेज में सही क्लास अटेंड कर रहे हैं और आप ऐसा सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज ले रहे हैं तो ये आपके लिए तो बेनिफिट रहेगा ही रहेगा, आपके आने वाले समय में जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए भी बेनिफिट रहेगा। वो मैं सर इसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा हूँ क्योंकि मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स टैक्स के साथ ही किया था। ओके। तो सर ये मुझे बहुत ही हेल्पफुल रहा कि जो भी टैक्स अगर आपने पढ़ा है और ये जो नॉलेज जब काम आता है तो सर इसमें एक अलग ही एम अपना एक एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या बीकॉम का सिलेबस और ये जो एमपीपीएससी में टैक्सेशन का आपका जो पेपर हुआ क्या उसमें सिमिलरिटीज थी? यस सर, 90% बिल्कुल एज अ सेम ही रहा था। अगर देखा जाए तो जो बीकॉम का पूरा जो आप फर्स्ट सेम से 6 सेम तक पढ़ते हैं या फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक जो आप पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल ही सेम रहता है। अगर आप उसमें अगर अच्छे से अपनी कमांड रख लेंगे और अगर आपने उसके जो बेसिक है अगर आपको उसका भी अच्छा नॉलेज है तो ये सर कहीं ना कहीं आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता है। बहुत अच्छी बात है कि कॉलेज को भी उतने ही अच्छे से अध्ययन करना चाहिए जितना कि आप स्कूल्स में करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें अधिकांश हमारे भावी अधिकारी फंस जाते हैं, एक सब्जेक्ट की 5 अलग अलग बुक को पढ़ा जाए या एक बुक को 5 या एक नोट को 5 बार पढ़ा जाए? सर जैसा कि बात तो सही है, एक ही नोट्स को अगर आप 5 बार पढ़ रहे हैं तो वो सर ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि सब अलग अलग नोट्स पढ़े जाए। क्योंकि क्या रहता है अगर आपने जो नोट्स बनाए और एट द एंड जब आपने अपने खुद के ही नोट्स बनाए तो सर वो बहुत हेल्पफुल रहता है। आप आज के समय में मार्केट में कितने ही सारे कंटेंट अवेलेबल है, हर आपको एक सब्जेक्ट की कम से कम कितनी सारी बुक। बिल्कुल सही है कि गूगल में एक बार सर्च कीजिए भंडार निकलेगा।
आपको उसमें से अब छांटना रहता है। जैसे मैं उत्कर्ष को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी अच्छी अच्छी बुकें हैं। तो अगर आप उन्हीं बुकों को एक बार पढ़ेंगे और एक ही बुक को अगर आप लगातार पढ़ते जाएंगे तो वो आपको बेनिफिट भी रहेगा और फिर इससे हमको मोटिवेशन भी आता है। अगर आप अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसा तो नॉर्मली देखा ही जाता है कि जब हम अलग अलग किताबें पढ़ते हो एक दो पॉइंट अलग अलग एक्स्ट्रा हमें मिल ही जाते हैं। बिल्कुल सही। बट अगर आप एक दो पॉइंट के पीछे जाएंगे तो आपने जो बेसिक आपका जो नॉलेज होना चाहिए वो आप उसमें कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो अगर आप एक ही किताब को पढ़ रहे हैं तो सर ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। आम जनता, हम जैसे लोग टैक्स कानून के बारे में जो परिवर्तन होते हैं उससे कैसे अपडेट रह सकते हैं? यस सर, ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दैनिक जीवन में भी सर ये जुड़ा होता है। अगर देखा जाए तो सर हम जब बाहर निकलते हैं मार्केट में तो सर वो टैक्स से ही शुरुआत होती है। आप कुछ भी अगर वस्तु खरीद रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप उसमें टैक्स पे कर रहे हैं। तो इसका नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी होना ही चाहिए। और मैं ऐसा बिल्कुल गवर्नमेंट एमपी जो हमारी एमपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बहुत सारे सोशल मीडिया की तरफ से बहुत सारे कैंपेन चला रही है और नॉलेजेबल आपको शेयर कर रही है। तो आप उसको अगर वहाँ पे ध्यान दोगे तो आप निश्चित है आपको ऐसा नॉलेज भी मिलेगा। और ऐसा जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो सर हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या नहीं, मतलब कुछ अपने लिए क्या परिवर्तन है, हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। सोशल मीडिया को आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आजकल रील्स का जमाना है, रील देखने बैठे तो घंटों बिता दिया। तो आपने अपने आप को कैसे इसको स्टॉप किया, आपने कैसे इसको समायोजित किया? यस सर, ये बिल्कुल अभी का जो दौर है बिल्कुल रील का ही मतलब ऐसा समय निकलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर हम मोबाइल उठाने जा रहे हैं, हमारा काम करने जा रहे हैं, तो जैसे ही अगर हम मोबाइल उठाते तो इंस्टाग्राम या फेसबुक या हमारा यूट्यूब पे चले ही जाता है। और फिर हमारा जो काम करने के लिए हमने फ़ोन उठाया तो वो तो नहीं होता है, बट हम कुछ अलग ही दिशा में मुड़ जाते हैं। तो सर ये बिल्कुल हमें ध्यान देना चाहिए। अगर मैं सर मेरा पर्सनली बताऊं तो मैंने सोशल मीडिया से सर मैं दूर रहा हूँ। मेरा मत ये था कि जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर ऐसा समर्पण है और आपको जो चीज आपकी पढ़ाई में बेनिफिट कर रही है आप उसी चीजों का मैंने वनवास के समय वनवास जैसे जीवन बिताना चाहिए, आपको जीना चाहिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाइए और वो सर्च कर लीजिए। बट ऐसा समय में अगर आप रील्स ही चलाएंगे तो आपकी सफलता फिर कहीं ना कहीं आपकी बाधित हो सकती है। बिल्कुल सही। शॉर्ट नोट्स, जो कि आप सिलेक्टेड हैं, आप अब एक अधिकारी हैं, तो भावी अधिकारियों को ये जरूर बताइए कि शॉर्ट नोट्स का एग्जाम के दौरान क्या रूल रहता है? यस सर, जैसे मैं मेरा बताऊं अनुभव व्यक्तिगत, तो सर मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ओके। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के जब 5 दिन होते हैं तो आप पूरी बुक रिवाइज नहीं कर सकते। 300-400 पन्ने की बुक अगर आप उसको शॉर्ट नोट्स में 10 या 20 पेज में ला रहे हैं तो सर वो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट रहता है। और जब एंड टाइम पे जब आप रिवीजन करके जाते हो तो आपको अंदर से ही एक मोटिवेशन भी मिलता है कि मैं अगर कुछ भी क्वेश्चन आया तो मैंने ये पढ़ा हुआ है। तो ये आपको अंदर से मोटिवेशन भी मिलता है और आपका माइंडसेट भी क्लियर होता है। तो ये बिल्कुल आपको शॉर्ट नोट्स तो बनानी ही चाहिए। मैं बिल्कुल सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूँगा कि आप जब भी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सिविल हो या कुछ भी हो, जी हाँ, आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही चाहिए। क्योंकि जब आपकी भाषा में अगर आप व्यक्त कर रहे हो तो वो आपसे ज़्यादा व्यक्ति कोई अच्छा नहीं समझ सकता। बिल्कुल सही। और आपको ही सिलेक्ट होना है तो आपको अपने अनुसार ही कामों को करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो हमारा समाज है इसमें बड़े बड़े प्रॉपर्टीज धारक लोग हैं, ये बहुत ज्यादा इनकम रखते हैं पर ये लोग टैक्स फाइल नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो गड़बड़ होता है। तो आम जनता को कैसे अवेयर रहना चाहिए? सर ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जब भी मैं जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे मैं टीए की और कॉमर्स में सर मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो ये मेरे इसमें जिज्ञासा रहती थी कि ऐसा क्यों होता है कि आप इतने अच्छे कमा रहे हो, आपकी इतनी अच्छी सैलरी है, तो फिर भी आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हो। तो सर हमें ये इसके लिए सर बिल्कुल ये एक हमारे लिए भी हेल्पफुल रहता है। जैसे कि बात की जाए, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपके सिविल स्कोर को मजबूत करता है। आप जब अगर भविष्य में आप लोन लेने जा रहे हो तो वो यही चेक करा जाता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा, आपका सिविल स्कोर कैसा है। और ये जो गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमें चला रही है, तो वो भी सर आपको हेल्पफुल रहती है। तो ये बिल्कुल हमें भरना चाहिए। और ये अभी तो नहीं, आपको इसको भविष्य में सर इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई लोग
लोन ले लेते हैं, क्योंकि आजकल लोन की बहुत सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, कई कंपनियां लोन देती हैं, छोटा सा लोन ले लिया और उसे नहीं भरा, उससे क्या लॉस हो सकता है उनको पूरे जीवन की लाइफ में? यस सर, जैसे कि अभी कुछ व्यक्ति जो लोन ले लेते हैं, छोटा सा ही लोन लेते हैं बट कभी कोई भर नहीं पाता, तो सर इसका एट द एंड हमारा जो सिविल स्कोर रहता है वो सर वो तो खराब होता ही होता है। भविष्य में आपकी जो लोन लेने की संभावना वो पूरी खत्म हो जाती है। अच्छा, मतलब अब अगर आपने किसी भी अगर आप लोन को पे नहीं कर पाए तो वो आपके सिविल स्कोर में दिखाने लग जाता है। तो आप अगली बार अगर किसी भी बैंक में लोन लेने जाएंगे तो वो आपको अच्छा, किसी भी बैंक में जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा? वो आपको डिनाई कर देंगे। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि आप बिल्कुल अपना लोन का पेमेंट भी करें, और जिससे आपका सिविल स्कोर भी मजबूत होता है। वो भविष्य में आपके लिए कुछ अगर आपको कुछ बड़ा एक्सपांशन करना है तो वो बेनिफिट भी रहता है। और सही समय पर भी करें। हाँ, सही समय पर भी करें। जी हाँ। क्या इस पूरे सिविल के दौरान, सिविल की जब आप तैयारी कर रहे थे, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि अब नहीं हो रहा है, छोड़ देता हूँ? क्या कभी वो ऐसा पल आया कि धीरज जो है आपका टूटने लगा, और उन पलों में आपने अपने आप को कैसे संभाला? यस सर, ये प्रत्येक छात्र के जीवन में ऐसा पल तो आते ही है कि जब आपको लगता है कि अब में से नहीं होगा। जी। हम कहते हैं ना कि इतनी सारी भीड़ में मैं कैसे अलग होऊंगा, तो ये मन में ख्याल रहता है। मैं सर मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सर मैं पीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा था, मैं मेंस भी दे रहा था। तो जब एज अ टैक्सेशन असिस्टेंट आई तो मुझे सर थोड़ा ऐसा चुनने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि मैं किस दिशा में जाऊं, क्योंकि आपको अगर किसी भी एक सफलता को पाना है तो आपको इसके पीछे कुछ ना कुछ बलिदान तो देना ही पड़ता है। तो उसी समय पीएससी की प्री भी चल रही थी और एज अ टैक्सेशन असिस्टेंट की एग्ज़ाम भी आई थी, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी आपको कुछ ना कुछ समय तो देना ही पड़ता है। तो मैंने फिर मेरे दोस्तों से, जो मैं बहुत जिनका सर मैं नाम लेना चाहूँगा, हार्दिक जी और राजकुमार जी, जिन्होंने मुझे सर इतना प्रेरणा दी और हमेशा मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन दिया है, तो मैं उनके पास ही गया था। और उस स्थिति में सर मेरी स्थिति ऐसी रही, मतलब ऐसा माइंडसेट हो गया था कि अब नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा, मतलब आई विल गिव अप एंड आई विल ट्राई अदर फील्ड्स। तो सर यह ऐसा दौर भी आया था जब मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हुआ था। फिर मैंने उन्हें कॉल किया कि मुझे आपसे मिलना है, और जब हमने मिली और हमने चर्चा करी, तो रहता है ना कि हर व्यक्ति अर्जुन है बट उसे एक श्री कृष्ण चाहिए। अगर आपका सारथी अगर आप अच्छा है और आप मतलब आपको सही समय पे सही दिशा, सही डायरेक्शन दे रहा है, तो सर वो बहुत बेनिफिट रहता है। फिर सर हमने विचार विमर्श किया तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि अगर आप, चूँकि सर अभी पीएससी में वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, उसमें भी अगर देखा जाए तो 87 और 13% के लिए जो केस है सर, उसमें भी कहीं ना कहीं हम जैसे स्टूडेंट के लिए सर बहुत ही वो रहता है। और रिजल्ट की भी सर कुछ ना कुछ अनिश्चितताएं रहती है, क्योंकि अगर वर्तमान में 2024 का ही देखा जाए तो सर सिर्फ 110 पद आए थे, और जिसमें अगर एग्ज़ाम के जो फॉर्म देखे जाए तो वो लाखों में भरे गए थे। और उनका अभी जो वर्तमान में मेंस का रिजल्ट भी आया तो सिर्फ 3000 लोग सिलेक्ट हुए जो मेन लिस्ट में। तो सर अब 110 पोस्ट के लिए 3000 व्यक्ति में, तो सर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी तो रहती है। बट यदि आप उन व्यक्तियों में कि यदि आपने तैयारी बहुत अच्छी की है तो आपको तो एक ही पद चाहिए, और यदि आपने तैयारी अच्छी की है तो आपका सिलेक्शन होगा। बट हाँ, यदि एमपीपीएससी में एक साथ पैरेलल यदि चल रही है, एमपीपीएससी चूंकि केवल सिविल का पेपर नहीं लेती, उसके बहुत सारे डायमेंशन है, तो उनको भी क्या सोचना चाहिए? यस सर, बिल्कुल। मैं अगर पर्सनली मैं इसका आंसर देना चाहूँ तो सर बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो विद्यार्थी आते हैं सर वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से ही होते हैं। उन्हें अपने परिवार के लिए सपोर्ट तो देना ही रहता है और एज वेल एज अपनी लाइफ को भी आगे बढ़ाना रहता है। अभी देखा गया है कि सर कुछ बच्चे लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कितने ही साल हो गए, उन्होंने मतलब जो अपने एक जीवन का एक महत्वपूर्ण पल था सर वो उन्होंने गंवा दिया है। और तो मैं सर ये कहना चाहूँगा कि आपको अब अदर डायरेक्शन भी देखना चाहिए, क्योंकि सर सिविल सेवा ही अंतिम सत्य नहीं होता है। आपको अगर एक्स्ट्रा स्किल है या आपकी रुचि है तो आप उस दिशा में भी जाइए, कुछ स्किल डेवलप करिए, या आप मतलब एक ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि आप पीछे एक फाइनेंशियली सपोर्ट या एक बैकअप रख के चलिए, क्योंकि अनिश्चितताओं का दौर में सर बहुत चल रहा है। तो ये एक हमारे लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि हम हमारे फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। तो सर ये बिल्कुल मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप पीएससी की तैयारी तो करिए, साथ में कुछ ऐसी स्किल या आपकी रुचि को भी डेवलप करिए, या
कुछ ऐसा कार्य भी करें जिससे आपको कुछ ना कुछ सहायता भी मिले और आगे जाके आप उसको लाइफ में भी कुछ करियर बना सकें। बिल्कुल सही कहा। एमपीपीएससी की तैयारी में कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, और यदि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए तो कोचिंग की क्या भूमिका होती है? सर बिल्कुल, अगर क्योंकि सर कोचिंग अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जो आपको शिक्षक रहते हैं वो मार्ग पर चल चुके हैं, जिस मार्ग पर आप चलना प्रारंभ कर रहे हो, तो उन्हें पता है कि कहाँ खड्डे आने हैं, अनुभव कहाँ कुछ गड़बड़ी होनी है। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कोचिंग में आप जा रहे हो और एक नियमित घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो वो सर आप ऐसे लोगों के साथ सराउंडिंग हो जो जिनका एक ही लक्ष्य है, और जब आप ऐसे ही लोगों के साथ रहोगे और एक अच्छा कंपटीशन भी निर्मित होता है तो सर वो हेल्पफुल रहता है। और मैं बिल्कुल ऐसा व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि कुछ भी अगर व्यक्ति उसको डायरेक्शन नहीं मिल रहा तो उससे कोचिंग तो ज्वाइन कर ही लेना चाहिए कि उससे प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाए। बिल्कुल सही कहा। आप इंदौर के इन 1-1.5 साल के अंदर में कोचिंग इंडस्ट्री में क्या परिवर्तन दिखते हैं इंदौर के अंदर? सर बिल्कुल, अभी दौर मतलब इतने सारी कोचिंगें आ गई हैं और जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पे जाए, बट मैं कहना चाहूँगा कि उत्कर्ष फैमिली को मैं बहुत पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ, तो ये मुझे एक रिलायबल और कम फीस में भी सर हमें बिल्कुल ये अपना कोर्स वो करता है। तो सर ये बिल्कुल मैं बिल्कुल सही कहा कि उत्कर्ष का मूल मंत्र यह है कि न्यूनतम शुल्क में बच्चों को उच्चतम गुणवत्ता मिले, और इसके लिए डॉक्टर निर्मल गहलोत सर प्रतिबद्ध हैं 21 सालों से, और बहुत जल्दी उत्कर्ष की 22 साल होने वाले हैं, और ये भरोसा आप जैसे विद्यार्थी जो अधिकारी बन चुके हैं इनके आधार पर ही बनता नजर आता है। इंटरव्यू के दौरान आप एमपीपीएससी में किस इंटरव्यू का पार्ट बने थे? सर मैं अगर मेरी जर्नी बताऊं तो जैसा कि आप इंटरव्यू के समय जाते हैं अंदर, जी हाँ, तो वो आपको एज अ वेटिंग एरिया में बिठा देते हैं। तो जब आप दोस्त रहते हैं, क्योंकि मैं सर इसके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहा हूँ कि मैंने जिन लोगों के साथ तैयारी करी वो इंटरव्यू तक और एट द एंड हमारा फाइनल सिलेक्शन। अच्छा, आप जिनके साथ तैयारी की है वो भी आपके साथ हाँ, इंटरव्यू तक गए और फाइनल हुए? और इंटरव्यू तक भी गए, फाइनल भी हुए। तो वो सर कहीं ना कहीं हमें हेल्पफुल रहता है। जब आपके दोस्त ही आपके साथ बैठे तो एक वो माहौल बिल्कुल काम हो जाता है। तो हम नीचे बैठे थे तो मुझे लगा कि मेरा बोर्ड दूसरे सर का है, बट जब मैं ऊपर गया तो मुझे शर्मा सर का बोर्ड मिला। अच्छा, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि शर्मा सर तो अलग ही, उनका जो नज़रिया है बच्चे में क्वालिटी ढूंढने का वो अलग रहता है। वो हीरों को जो ढूंढने का, हीरों का चयन जो करते हैं वो उनके अलग तरह से गुण हैं, और शर्मा सर ने हमेशा से ही ऐसे ही बच्चों का चयन किया है, ऐसे अधिकारी बनाए हैं जो उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में एक अलग भूमिका निभाई जरूर है। तो वो सर तो जैसे ही मैं, अब चूंकि शर्मा सर का बोर्ड था, थोड़ा बहुत घबराहट नॉर्मली बच्चों में कोई सा भी अगर बोर्ड हो, थोड़ा आपका जब इंटरेस्ट रहता है तो थोड़ी बहुत घबराहट होती है। तो सर जैसे ही मैं इंटर किया तो उन्होंने सर मुझसे पहला क्वेश्चन यही पूछा, चूँकि सर मेरा नंबर 10वें नंबर पे मेरा इंटरव्यू था, तो उन्होंने मेरे से पहले ही क्वेश्चन पूछा कि सौरभ आप पहले 1 नंबर हो या 10 नंबर हो? तो फिर जैसे कि मैंने जवाब दिया सर मैं 1 नंबर हूँ। तो बोले आप 10 नंबर क्यों नहीं हो? तो सर मैंने वहाँ पे तत्काल ही उस समय परिस्थिति के अनुसार जो सही आंसर आया था कि सर अगर मैं 10 नंबर 1 नंबर ही हूँ, क्योंकि सर अगर आप 1 और 0 का अगर यूनिट सम अगर आप जोड़ोगे तो सर 1 ही आएगा। तो आपने टैक्स के जैसे आपने कैलकुलेशन करा और ये आपके लिए महत्वपूर्ण यस सर, उस समय जो एट द एंड आपको, क्योंकि इंटरव्यू के समय आप ये पहले से निश्चित नहीं रहता है, वो तो एट द एंड अनिश्चितताओं का वहाँ पे रहता है कि आप वहाँ पे सही समय पे सही जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। बिल्कुल सही है। मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप इस तैयारी के दौरान जब आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, आपके ग्रुप सर्कल का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है? बिल्कुल सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि आप अपनी तैयारी के अधिकांश समय तो अपने दोस्त यारों के साथ ही बिताते हैं। अगर आपके दोस्त यार आपके लिए हेल्पफुल रहें और आपको वो हमेशा गाइडेंस देते रहें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्षमता तो रहती है, बट उसे निखारना, उसे बाहर लाना ये हमारे दोस्त कर सकते हैं। और हमारे दोस्तों को ही पता रहती है हमारी क्या असली कमी है और क्या हमारी स्ट्रेंथ है। अगर आपको आपके दोस्त से हेल्प कर रहे हैं, जैसे सर मैं बताना चाहूँगा, मैं जिन मैं व्यक्तियों के साथ रहता तो सर वो मुझे हमेशा, एक दोस्त वो होता है जो आपकी ताकत के साथ साथ आपकी कमियां भी बताता है। तो सर वो मुझे हमेशा मेरी कमियां भी बताते थे कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको इसमें और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो सर वो
जो हेल्पफुल रहता है कि मैं अगर आप अपनी कमियों को भी अगर आप उसमें निरंतर प्रयास कर रहे हो तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। बिल्कुल। और यही इसी का परिणाम रहा कि सर मैं आज आपके सामने हूँ। तो मैं मेरे दोस्तों को तो सर मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। तो आज आपने सुना सौरभ परमार जी को। यही रहा आज का सफर, संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी। नमस्कार।